Hello students, today we started a new chapter in business studies of class 11, that is emerging modes of business. In this chapter we discuss about the different types of business modes. Now start the chapter. Now modes of business, एक्चुअली जो बिज़नेस एक्टिविटी की जाती है उनके कितने कितने तरीके के मोड्स होते हैं. आजकल जो बिज़नेस में न्यू मोड्स आया है वो एक्चुअली न्यू बिज़नेस नहीं है, एक सिंपली वे है जो बिज़नेस हम जिसके थ्रू करते हैं, इसको बोलते हैं हम ई बिज़नेस. जनरली ई बिज़नेस होता क्या है, आजकल टाइम में, पुराने टाइम में हम लोग शॉप्स खोल के बैठ जाते हैं और अपनी चीज़ों को सोल आउट करते हैं या परचेज़ करते हैं. बट ई बिज़नेस में क्या होता है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं जिसके थ्रू हम पूरे बिज़नेस को स्प्रेड करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो वो ई बिज़नेस होता है. ई बिज़नेस और ई कॉमर्स दोनों में बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन है. ई बिज़नेस मोर ब्रॉडर है, टर्म है दैन ई कॉमर्स, और जो ई कॉमर्स है वो एक फॉर्म इंटरेक्शन रहता है कस्टमर से, और यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर पूरा काम करते हैं ई कॉमर्स में. और जो ई बिज़नेस किया जाता है इसमें ई कॉमर्स नॉट ओनली द पार्ट बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेड बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. तो जनरली जो ई बिज़नेस है बहुत बड़ा टर्म हो जाता है और ई कॉमर्स छोटा. तो यहाँ पर ये दो डिफ्रेंशिएशन इसलिए बताने ज़रूरी थे क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्योंकि जनरली हम लोग यूज़ कर लेते हैं ई बिज़नेस एंड ई कॉमर्स दोनों टर्म को, बट ई कॉमर्स थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और जो ई बिज़नेस है वो डिफरेंट हो जाता है. One term is used for e-business, that is BPN. BPN means Virtual Private Network Technology. See, इसका मतलब होता है इसमें एम्प्लॉयज़ को ऑफिस आना ज़रूरी नहीं होता, वो लोग अपना काम हैंडल कर सकते हैं ऑफिस से, घर से या कहीं भी, एवरीवेयर. तो उसके लिए टर्म यूज़ किया है बीपीएन. एक्चुअली एक एसेंशियल सोर्स है ई बिज़नेस करने के लिए, वो है बीपीएन. बीपीएन होना बहुत ज़रूरी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी. इसका यूज़ करके ही एम्प्लॉयज़ अपना वर्क कर सकता है घर पर बैठ के. अब जनरली इंटरनेट जो हमारे यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, स्टार्टिंग हो गया, तो इसी से हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कॉमर्स करने के लिए, उसको ई कॉमर्स या ई बिज़नेस बोला जाता है. बट ई बिज़नेस हमारा ब्रॉडर टर्म हो जाता है. हमारे यहाँ पर क्या है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग वर्ल्ड वाइड हम कहीं भी अपने सामान को, अपने जो गुड्स है उसको कहीं भी सोल्ड आउट कर सकते हैं, या कहीं से भी कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं थ्रू इंटरनेट. तो इंटरनेट यूज़र कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स, रिसीव देयर डिलीवरी एंड मेक देयर पेमेंट्स वाइल शिफ्टिंग एट देयर होम ऑन द इंटरनेट. So, it is a wider concept now in a modern business technology. Now, discuss about the scope of e-business. Scope of e-business means हम e-business करते वक्त प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक किसके थ्रू किया जाता है, इंटरनेट के थ्रू. तो यहाँ पे पीपल्स और पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के थ्रू. तो यहाँ पे 4 डायरेक्शंस होते हैं, यानी 4 तरीके से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. जो 4 स्कोप दिए हैं, पहला है B2B कॉमर्स. B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बायर टू बायर. यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन लिया जाता है वो बिज़नेस यूनिट्स में लिया जाता है, उसको B2B ट्रांजेक्शन बोलते हैं. इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कोलैबोरेशन, कमर्शियल नेगोशिएशन, इनवाइटिंग, टेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. यहाँ पे क्या करना होता है कि जैसे कि मारुति उद्योग अपने टायर्स और डोर्स खरीदती है दूसरी फर्म से, तो यहाँ पे प्रोडक्शन के बीच में जो काम हो रहा है, बायर टू बायर के बीच में काम हो रहा है, बिज़नेस यूनिट्स के बीच में काम हो रहा है दोनों, वो B2B कॉमर्स कहलाती है. मैंने कोई चीज़ बनानी है तो दूसरा रॉ मटेरियल कहीं और से खरीद रही हूँ, तो ये बिज़नेस यूनिट्स के बीच में काम हो रहा है ना, तो वो B2B कॉमर्स होता है. सेकेंड है B2C कॉमर्स. द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन योर बिजनेस यूनिट्स एंड कस्टमर आर नोन एज B2C. यहाँ पे बिजनेस यूनिट्स और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो B2C कहलाती है. B2C में क्या क्या हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस हो सकता है, प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो सकता है, लॉजिंग हो सकता है, कंप्लेंट हो सकती है. तो यहाँ पर मॉडर्न में कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, तो वो B2C ही कॉमर्स का एग्जांपल होती है. जैसे कि रिलायंस वाले अपने मोबाइल्स के नेटवर्क दे रहे हैं, कस्टमर उससे खरीद रहा है, तो ये B2C कॉमर्स है, यानी कोई भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं कस्टमर को, वो B2C कॉमर्स में आता है. Now, third is C2C, customer to customers commerce. Under this, both the parties involved in electronic transaction are customer. It is required for the buying and selling of those goods for which there are no established market. For example, selling old card through internet. That is best example is OLX.
OLX इज़ द बेस्ट एग्जांपल। वहाँ पर कस्टमर ही इंटरेक्ट होते हैं, अपनी चीज़ को सोल्ड आउट करते हैं ओल्ड, और वहाँ पर जिसको कस्टमर को ख़रीदना होता है वो ओल्ड चीज़ वहाँ से ख़रीदता है। तो कस्टमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो C2C कॉमर्स होते हैं। इसमें सेलिंग ऑफ यूज्ड बुक्स, क्लॉथ्स, selling antique items, warning customers about fraudulent suppliers, quality, durability of product, information. So ये सब चीज़ें किसके बीच में होती है? कस्टमर के बीच में होती है दोनों। फोर्थ है C2B, customer to business units. Commerce provides the customer with the freedom of shopping at will. Customer can make use of कॉल सेंटर्स टू मेक टोल फ्री कॉल्स टू मेक क्वेरीज एंड लॉन्च कंप्लेंट्स। जो जनरली कस्टमर्स होते हैं उनको जो कोई प्रॉब्लम्स होती है कॉल सेंटर्स वगैरह के यूज़ से टोल फ्री से अपनी क्वेरीज एंड अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकते हैं, वो C2B होता है। नेक्स्ट है B2E। B2E बिजनेस यूनिट्स टू ई कॉमर्स। कंपनीज रिपोर्टिंग टू पर्सनल रिक्रूटमेंट, इंटरव्यूज़ एंड सिलेक्शन ट्रेनिंग एक्स्ट्रा बाय B2E कॉमर्स। हम लोग जितना भी रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं, इंटरव्यूज़ किया जाता है, ई बिज़नेस के थ्रू किया जाता है, वो B2E होता है। तो ये स्कोप होता है। इसके बाद एक लास्ट स्कोप होता है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स में क्या होता है? पार्टीज़ और जो पर्सन वो इन्वॉल्व होते हैं फर्म के अंदर ही। इसमें जितना भी ट्रांजेक्शन फर्म के अंदर ही होता है वो इंट्रा फर्म कहलाता है। यहाँ पे सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, ये सब इसके पार्ट होते हैं। यानी सारी चीज़ें, एक्टिविटी जो फर्म की जाएगी वो हमारे इंट्रा बी कॉमर्स में आती है। तो ये स्कोप्स है हमारे ई बिज़नेस के। Now we discuss about the benefits of e-business. The major benefits of e-business are as first, worldwide reach. हम लोग दूर दूर तक दुनिया में कहीं भी अपने ट्रांजेक्शन को सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड होता है, न्यू कस्टमर्स भी हमारे कांटेक्ट में आ सकते हैं। सेकंड, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन। यहाँ पे जनरली जो मिडल पर्सन होता है जो हमारे यहाँ पे काम करवाता है, या होलसेलर्स वगैरह, रिटेलर्स जो भी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमारे ई बिज़नेस में नहीं होती है, क्योंकि हमारे ई बिज़नेस डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है कस्टमर्स को। नेक्स्ट, थर्ड, ईजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं जो कंप्यूटर के थ्रू हम लोग दे सकते हैं, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है सिंप्लीफाइड मेथड में। बट इसका थोड़ा सा कॉस्टली कम हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि बीच में चैनल्स नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिग शोरूम ह्यूज इन्वेस्टमेंट खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या एक कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट चाहिए। इसके थ्रू हम लोग ये बिज़नेस को स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं हमारे ई बिज़नेस के। जनरली सबसे बड़ी चीज़ ये कन्वीनियंट बहुत है, बहुत ईजी रहता है। आप घर बैठे आप लोग बहुत सारी चीज़ों को परचेज कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं ई बिज़नेस के। नाउ, लिमिटेशन ऑफ ई बिज़नेस। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? जनरली इसके जब वो बेनिफिट्स है तो उसके डीमेरिट्स भी होंगे। सबसे पहली चीज़, लो पर्सनल टच। यहाँ पे कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता हमारे कस्टमर से, हम लोग केवल इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। सेकेंडरी, यहाँ पर इनकोरेंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग, गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। जनरली हम लोग ऑर्डर तो बहुत फास्टली लेते हैं, लेकिन जब डिलीवरी का टाइमिंग है तो उसमें स्लो हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं यहाँ पर। थर्ड, नीड फॉर टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हाई स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर बहुत अच्छे से वर्क होना चाहिए, तो हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इंक्रीज रिस्क ड्यू टू अनोमिनिटी एंड नॉन टैक्टेबिलिटी ऑफ पार्टीज़। जनरली यहाँ पर हम लोग को आइडेंटिटी और लोकेशन को चेक करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेमेंट्स का रिस्क होता है, ट्रांजैक्शन जो हम पहुँचा रहे हैं उसमें रिस्क होता है, इन्फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह डिटेल्स ली जाती हैं, तो यहाँ पर ये थोड़े से रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरा, पीपल रेजिस्टेंस पीपल हैव। अब यहाँ पे पीपल्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। वो कैसे, जो हमने एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ जाती है, या फिर फाइनली हम उनके पास इवन ट्रांजेक्शन देने जाते हैं तो वो डिनाई कर देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी ई बिज़नेस में आती हैं। तो ये ड्रॉबैक्स हैं कुछ ई बिज़नेस के। Now discuss about differentiate between traditional and e-business. On the basis of ease formation, traditional business is very difficult, e-business very simple. Physical presence, ट्रेडिशनल रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पर आपके पास आइटम्स होने चाहिए, बट ई बिज़नेस में नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास स्टॉक हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोकेशन, नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह जहाँ पर हो उसके पास लोकेशन यानी आपकी शॉप होनी चाहिए ट्रेडिशनल बिजनेस में, बट ई बिज़नेस में एनीवेयर, कहीं भी। कॉस्ट ऑफ सेटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस की हाई होती है, ई बिज़नेस की कम होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई इन्वेस्टमेंट लगता है ट्रेडिशनल बिजनेस में और लो इन्वेस्टमेंट लगता है ई बिज़नेस में। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट बहुत सारे इंटरमीडिएट के थ्रू ट्रेडिशनल बिजनेस में इंटरेक्ट कर सकते हैं कस्टमर से, लेकिन ई बिज़नेस में डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे मिडल पर्सन्स की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे हायरार्किकल टॉप लेवल टू
मिडिल, उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट से सीधा ऑपरेशंस लेवल्स पे जो काम करवाते हैं वो करवाते हैं। ई बिज़नेस में डायरेक्टली होता है, यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन का कोई स्लैब नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो रिस्पांस मिलता है मीटिंग कस्टमर से वो बहुत लंबे टाइम के बाद मिलता है और यहाँ पर इमीडिएट मिलता है ई बिज़नेस में रिस्पांस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो शेप है ये वर्टिकल है, टॉल हायरार्की है ट्रेडिशनल में, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लैट है, एकदम डायरेक्ट कमांड जाती है। यहाँ पे कोई बीच का सिडल पर्सन नहीं है और कहीं आपको कम्युनिकेशन में गैप ले लेके नहीं आना, डायरेक्टली सारी चीज़ें हैं। तो ये ट्रेडिशनल और बिजनेस के दोनों में डिफ्रेंशिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। अब हमें ई बिज़नेस करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है? सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इस फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके बिना हम लोग कोई भी ई बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट किस पे चलेगा? कंप्यूटर सिस्टम पे। सेकंड, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ये बहुत एसेंशियल है, नाउअडेज तो फैसिलिटी सबके पास है। नेक्स्ट, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। थर्ड, प्रिपेयरिंग द वेब पेज, इसके बाद हमें एक वेब पेज बनाना पड़ता है, जिससे क्या होता है ई बिज़नेस बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को, जो डिस्प्ले करता रहेगा बार बार और कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। फोर्थ, इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, ई बिज़नेस में जनरली इफेक्टिव टेली कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है, टेलीफोन लाइंस वगैरह के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज है मेजरली एक सक्सेसफुल ई बिज़नेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे पास है तो ई बिज़नेस हम लोग बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रन करा जा सकता है। नाउ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। Online transaction means receiving information about goods, placing an order, receiving delivery and making payment through medium of internet. Under this system, the sale and purchase of every type of things, information services possible. इसमें क्या होता है, हम इंटरनेट के थ्रू जो शॉपिंग करते हैं उसको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही हमें ऑर्डर मिलता है, ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं हर चीज़, तो यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोला जाता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हुए हमारे पास जो फेसेस होता है बिज़नेस में, जो हम पेमेंट मैकेनिज़्म बोल सकते हैं, या फिर हम कौन कौन से फेसेस से जाएंगे, किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहले आप इसमें फेस में रजिस्ट्रेशन करोगे, जो अभी भी आप शॉपिंग कर रहे हो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, जिसका पासवर्ड वगैरह सिक्योर करके रखना पड़ता है। सेकेंड, ऑर्डर देते हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखती है, आपको जो चीज़ें परचेज़ करनी है उसको पिक करते हो, फिर ड्रॉप करते हो आइटम को शॉपिंग कार्ट में। ड्रॉप करने के बाद आप फिर पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करते हो। अब पेमेंट मैकेनिज़्म में बहुत सारे आपको पेमेंट्स के मोड्स दिखाते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, डिजिटल कैश। तो ये सारे पेमेंट्स मैकेनिज़्म दिखाए जाते हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, इसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है। डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट में आप या तो प्रोडक्ट को ले लोगे, आपकी अगर चॉइस का होगा, या फिर आप रिफ्यूज़ करोगे, यानी आप उसे वापस करने के लिए बोलोगे। तो ये 4 फेसेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में होते हैं। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सेकंड प्लेस इन ऑर्डर, थर्ड पेमेंट मैकेनिज़्म एंड फोर्थ वन इज़ डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट। अब जब आपको डिलीवरी मिलती है तो अगर आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आता है तो आप उसको पे बैक कर देते हो कि आप इसको वापस लेके जाइए, और फिर 7 डेज़ में वो वापस होकर प्रोडक्ट दूसरा आपके पास आता है। तो ये चीज़ हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में होती है। सी स्टूडेंट, दिस इज़ अ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन साइकिल। आपने इसमें देखा, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर के बाद पेमेंट मैकेनिज़्म पे आया, पेमेंट मैकेनिज़्म से रिसीव होने के बाद वो बैंक जाता है, बैंक के बाद वो सीधा फिर क्लियर होने के बाद फिर कस्टमर तक वो डिलीवर कर दिया जाता है प्रोडक्ट। तो ये हमारा पूरा साइकिल है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती है टॉपिक से रिलेटेड तो आप ERB में कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।